गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। देखो, हम सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, अगर जीवन संभव है यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे स्थलमंडल भी रहेगा, जलमंडल भी रहेगा और वायुमंडल भी रहेगा। इन तीनों मंडल के होने की वजह से आपके पास यहाँ पे जीवमंडल का विकास होगा। अब आपके पास स्थलमंडल भी है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, जीवमंडल भी है। ठीक है, जलमंडल भी है। तो ये सभी आपके क्या रहेंगे? पर्यावरण के घटक रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण हमारा वो होता है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही हमारा पर्यावरण रहेगा। अब आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? अंत संबंध से उत्पन्न एक व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक, सेकंड आपका कृत्रिम। प्राकृतिक फर्दर डिवाइड्स है 2 टाइप्स में। फर्स्ट रहेगा उसमें स्थलीय और सेकंड क्या रहेगा वहाँ पे? जलीय। जलीय भी फर्दर डिवाइड आपका 2 टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट आपका जो स्थलीय है उसके अंदर स्थलीय मतलब जो किससे रिलेट करेगा? स्थान से। जैसे मैदान हो गए, वन हो गए, पर्वत हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे? स्थलीय। और जो हमारा सेकंड टाइप है जलीय, जलीय भी फर्दर डिवाइड्स है 2 टाइप में। फर्स्ट रहेगा स्वच्छ जल पारितंत्र और सेकंड रहेगा समुद्रीय पारितंत्र। स्वच्छ जल पारितंत्र में आप 2 टाइप्स करेंगे। फर्स्ट रहेगा वहाँ पे प्रवाहित जल और सेकंड रहेगा आपका स्थिर जल। जो आपका प्रवाहित जल है, ठीक है, प्रवाहित जल मतलब जो टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा? फ्लो मिलेगा। ठीक है, उसमें हम किसको काउंट करेंगे? नदी के जल को, क्योंकि टाइम के साथ नदी का जल क्या करता है? अपनी पोजीशंस को चेंज करता है। सेकंड रहेगा आपका स्थिर जल। स्थिर जल से हम क्या समझेंगे कि जो जल आपका स्थिर रहे, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज ना करे, जैसा पहले पड़ा था ऐसे ही वो आगे रहे फ्यूचर में, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्थिर जल। और उसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? जैसे हमारी झील होगी, तालाब होगी, ये सभी किस में जाएंगे? स्थिर जल में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या टाइप था इसका? समुद्रीय पारितंत्र। समुद्रीय पारितंत्र में जो आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र को हम किस में काउंट करेंगे? समुद्रीय पारितंत्र में। अब आपका पारिस्थितिक तंत्र का जो सेकंड टाइप था कृत्रिम पारितंत्र, मतलब जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। कृत्रिम पारितंत्र में मानव का कंट्रीब्यूशन रहता है। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल काउंट कर सकते हैं हम, खेत हो गया, चारागाह हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक में करेंगे हम। इसके कितने घटक रहते हैं? 2। फर्स्ट रहेगा आपका जैविक घटक और सेकंड रहेगा आपका अजैविक घटक। जो जैविक घटक है फर्दर डिवाइड से 3 टाइप्स में। फर्स्ट रहेगा उत्पादक, सेकंड रहेगा उपभोक्ता, थर्ड रहेगा अपघटक। अब आपका जो जैविक घटक का सेकंड पार्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता आपका 3 टाइप्स में रहेगा आगे। फर्स्ट रहेगा उसका प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड रहेगा द्वितीयक उपभोक्ता और थर्ड रहेगा तृतीयक उपभोक्ता। ये आपका जैविक घटक है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या था? अजैविक घटक। अजैविक घटक डिवाइड रहेगा 3 टाइप्स में। फर्स्ट रहेगा अकार्बनिक पदार्थ, सेकंड रहेगा कार्बनिक पदार्थ और थर्ड हमारा क्या रहेगा भाई? जलवायु के तत्व। अब हम इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। देखो, ये फर्स्ट आपके क्या है? पोषण के आधार पर हमने जैविक घटक लिए हैं
वो कौन से थे जो भी बैक में करके आए हम, जैसे उत्पादक था, उपभोक्ता था और अपघटक थे। उत्पादक हमारा क्या होता है, देखो ये नॉर्मल हम क्या बोलते हैं कि प्रकाशलेशन, सबको पता है प्रकाशलेशन का। प्रकाशलेशन में क्या होता है कि जो हमारे हरे पौधे हैं वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करेंगे और अपना भोजन तैयार करते हैं उस ऊर्जा से, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्रकाशलेशन है। पौधे अपना भोजन प्रकाशलेशन में खुद तैयार करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी भी बोलते हैं। और ये जो स्वपोषी और उत्पादक नियम है ना, ये कहाँ पे बोलेंगे हम, पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपका पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। ऐसे घटक जो उत्पादक या फिर स्वपोषी, ठीक है, वो क्या रहेंगे हमारे स्वपोषी होंगे, ठीक है ना। मतलब प्रकाशलेशन में जो भी प्रोसेस होती है उस चीज को हम पारिस्थितिक तंत्र में किसके नाम से जानते हैं, उत्पादक या फिर स्वपोषी के नाम से। अब आपके पास रिएक्शंस है, ठीक है, कि जो हरे पौधे हैं सूर्य से क्या लेंगे, प्रकाश लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे उपस्थित रहेगा आपका भी पानी रहेगा, और वायुमंडल से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशलेशन बोलते हैं। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। रिएक्शन से कर लेना इजी रहेगी। नेक्स्ट क्या था, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत वो संजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात अपने भोजन के लिए वो पौधों या फिर अन्य जीवों पर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे, ठीक है। इस कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के क्या बोलते हैं, परपोषी घटक। परपोषी यानी पर मतलब दूसरों पे निर्भर अपने भोजन के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा आपका, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को हम शाकाहारी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, द्वितीयक उपभोक्ता, उसको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी भी बोल सकते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता हमारा क्या रहेगा, सर्वाहारी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या था, प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, जो जीव क्या करते हैं, हरे पौधों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो आपके क्या रहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी। सेकंड आपका क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी, जो जीव अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर है, पहले वाले पे यानी प्राथमिक उपभोक्ता पे, वो आपके क्या रहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे आपका शेर, लोमड़ी, मेंढक, ठीक है। थर्ड आपका कौन सा है, तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंदर आप प्राथमिक उपभोक्ता भी इंक्लूड करोगे और सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता भी इंक्लूड करोगे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जीव अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी भी रहेगा और साथ में यहाँ पे शाकाहारी भी आएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, सांप, गिद्दड़, बाज, और भी हैं, देख लेना। नेक्स्ट है हमारा अपघटक। अपघटक में हम क्या करेंगे कि जो मृत या फिर सड़े गले पौधे या फिर जानवर हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, क्रिया होएगी और उस क्रिया के दौरान वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो अवयव हैं हमारे पास छोटे छोटे, पौधों को उपलब्ध कराए जाते हैं और पौधे उनको यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अभी ये जो अपघटक हैं आपके क्या रहेंगे, जैसे जीवाणु या फिर बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे, अपघटक रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों, पौधों व जंतुओं के मृत शरीर को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। यानी वही बात है भाई कि आप क्या करोगे, जैसे आपने देख यहाँ पे जो मृत या सड़े गले पेड़ पौधे या फिर जानवर होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, अपघटक की क्रिया होती है। उस क्रिया से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स पेड़ पौधों के पास चले जाते हैं और पेड़ पौधे उनका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जो कवक एवं जीवाणु मृत जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं और इसी के कारण इन अपघटकों को मृत जीव भी कहते हैं। संरचना की दृष्टि से अजैविक घटक, फर्स्ट आपका रहेगा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में
ये स्वपोषी घटकों जैसे हरे पौधे के पोषण तत्व है, जिन्हें वो कहाँ से प्राप्त करता है, वातावरण से। ठीक है, तो जैसे कौन से होंगे फिर वो कार्बनिक पदार्थ आपके, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ये वो कहाँ से ले रहा है, सारी सारी वातावरण से तो ले रहा है ना। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में आप क्या करोगे, कार्बनिक पदार्थ में जो आपके मृत पौधे या फिर जंतु हैं, वहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सारे के सारे हम कहाँ से लेंगे, मृत पौधे या जंतुओं से प्राप्त करेंगे। और जो कवक होते हैं और जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्रिया करते हैं, और जब वो क्रिया होती है तो वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है, यानी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब उनका कन्वर्जन होता है तो उनका यूज़ कौन करते हैं, फिर पेड़ पौधे यूज़ करते हैं, दोबारा से उनका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा था अपघटन वाले में, अपघटन में क्या देखा था कि जो मृत जीव थे या फिर मृत पेड़ पौधे थे, उनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड्स हो जाते हैं, और वो दोबारा किसके पास चले जाते हैं, पेड़ पौधों के पास चले जाते हैं, और दोबारा पेड़ पौधे उन्हें क्या कर लेते हैं, यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास कार्बनिक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ का कन्वर्जन होता है अकार्बनिक पदार्थ में, कि कौन करता है उनको, कवक और जीवाणु क्या करते हैं, वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक और अजैविक घटक है, ठीक है, उनके अंदर क्या बना के रखेगी, एक रिलेशन बना के रखेगी भाई। ठीक है ना, वहाँ पे क्या करती है वो, एक रिलेशन बना के रखेगी, किस किस के बीच में, जैविक और अजैविक घटक के बीच में। नेक्स्ट क्या है हमारा, जलवायु संबंधित कारक। जलवायु संबंधित कारक में हम किसको इंक्लूड करेंगे, जैसे वायु होगी, तापमान हो गया, प्रकाश, यानी जो भी भौतिक कारक है हमारे, वो सारे के सारे इसके अंदर जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए हमारे वातावरण में वायु का, तापमान का, प्रकाश का, वर्षा का, हर चीज़ का संतुलन बना रहना चाहिए। अगर ये संतुलन डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपके सारा का सारा इफेक्ट किस पे जाएगा, वातावरण पे जाएगा। और अगर वातावरण पे इफेक्ट हो रहा है तो मतलब वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सारा का सारा किस पे इफेक्ट डालेगा, पारिस्थितिक तंत्र पे। मतलब पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ने से पहले हमें वातावरण का भी पता होना चाहिए, कि अगर हमारा वातावरण बैलेंसिंग में है तो तभी हमारे पास क्या रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र भी बैलेंसिंग में रहेगा। जीएल क्लार्क थे भाई, उसने क्या डेफिनेशन दी थी कि जो समुदाय तथा वातावरण क्रियात्मक सक्रिय है, ठीक है, वो क्या रहेगा, आपका पारिस्थितिक तंत्र रहेगा। अब पारिस्थितिक तंत्र में हम क्या बोल सकते हैं कि वातावरण का बैलेंस रहना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और वातावरण को बैलेंस रखने के लिए भाई हम भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस चीज़ के। ठीक है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा यूज़ ना करें किसी भी चीज़ का, एक लिमिट रखें हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या आपके पास, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कैसे फ्लो होता है, कैसे प्रवाह होता है वहाँ पे, देखो सबको पता है कि हमारा सेंटर क्या रहेगा, सूर्य रहेगा, सन रहेगा। सन से हम क्या लेते हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। वो ऊर्जा किसके पास जाएगी, उत्पादक के पास जाएगी। उत्पादक मतलब हरे पौधों के पास जाएगी। अब हरे पौधों के पास आने के बाद वो किसके पास जाएगी, प्रथम उपभोक्ता मतलब शाकाहारी के पास। ठीक है, अब शाकाहारी के बाद वो किस पे जाएगी, द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी की। एक साइकिल है, ठीक है, ये चलती रहती है। तो जो आपके पास हरे पौधे थे, शाकाहारी और मांसाहारी, यानी उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, वो सारे के सारे ऊर्जा किसको देंगे, फिर अपघटक को। अपघटक में आपके कौन आएंगे, जीवाणु और कवक। अब अपघटन क्या करेगा, जो उसके पास ऊर्जा है वो किसको देगा, मिट्टी को देगा, यानी जो भी उसके पास बैलेंसिंग चीज़ें हैं वो कहाँ पे जाएंगी, मिट्टी के पास जाएंगी, और हमारे वायुमंडल में चली जाएंगी। अब मिट्टी में जाने के बाद तो किसके पास जानी है, पेड़ पौधों के पास ही जाएगी भाई, क्योंकि मिट्टी से क्या करते हैं पेड़ पौधे, अपना भोजन तैयार करते हैं ना, मिट्टी के तत्व से, मिट्टी से तत्व लेते हैं, और साथ में सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, वो वहाँ से क्या करते हैं, वो अपना भोजन तैयार करते हैं। अब वायुमंडल में जाने के बाद वो दोबारा फिर किसके पास जाएगी, उत्पादक पास। मतलब अपघटन होने के बाद जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं चीज़ों के, वो कहाँ पे जाएंगे, मिट्टी और वायुमंडल के पास।
और मिट्टी और वायुमंडल में जाने के बाद वो दोबारा किसके पास चले जाएंगे, उत्पादक यानी हरे पौधों के साथ पास। और ये साइकिल आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कुछ ना पता चले भाई पूछ लेना। ओके, थैंक यू।